हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल से और लोगों को भी जोड़िए। तो आप सबको तो पता ही है, यहाँ पर सोशियोलॉजी की क्लास होती है और सोशियोलॉजी विषय से कई एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास रहती है और आज की क्लास में हम द्वितीयक समूह सेकेंडरी ग्रुप की चर्चा करेंगे। सेकेंडरी ग्रुप। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है, न कि द्वितीयक समूह का। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है। तो 4 ऑप्शन रहता है। अगर उस चौथे ऑप्शन में रहे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उसी पर टिक करना है, कोई नहीं पर। और यदि चारों ऑप्शन में किसी समाजशास्त्री के नाम दिए हों तो आपको चार्ल्स कूले पर टिक करना है। तो चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया था, न कि द्वितीयक समूह का। इतना अवश्य है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हो सका। द्वितीयक समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता, घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने द्वितीयक समूह को जन्म दिया है। तो चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। उन्होंने द्वितीयक समूह की अवधारणा नहीं दी थी, लेकिन प्राथमिक समूह की अवधारणा उन्होंने दी, तो इसीलिए द्वितीयक समूह ये भी हमारे समझ आया। तो द्वितीयक समूह में संबंधों में आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव होता है। इनमें द्वितीयक समूह में जो है ये विकसित समाज में पाया जाता है। इसमें आत्मपन और घनिष्ठता नहीं पाई जाती है। जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने द्वितीयक समूहों को जन्म दिया है। द्वितीयक समूह का अर्थ एवं परिभाषा। तो हम जान लेते हैं कि द्वितीयक समूह की परिभाषा किसने दी है। जॉर्ज सी होमस तथा किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में द्वितीयक समूह की परिभाषा देते हुए कहा है कि द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी बुक में परिभाषा दी है कि द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट परिभाषा है वीर स्टेट के अनुसार। इन्होंने द्वितीयक समूह के बारे में कहा कि वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है। इनके कहने का मतलब है जो प्राथमिक समूह है उससे अलग और जो भी समूह है वो द्वितीयक समूह की श्रेणी में आएंगे। तो जो प्राथमिक नहीं है वह द्वितीयक समूह होगा। अगली परिभाषा दी है ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक में। इन्होंने परिभाषा दी है, द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है कि द्वितीयक समूह वह होता है जिसमें घनिष्ठता का अभाव होता है, और इन्होंने कहा कि आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। ये सारी परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आप सब इसे अच्छे से याद करना। ऑकबर्न और निमकॉफ की परिभाषा में घनिष्ठता का अभाव और आकस्मिक संपर्क द्वितीयक समूह का सार तत्व।
नेक्स्ट परिभाषा दी है लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में। इन्होंने परिभाषा दी है उन समूहों को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। उन समूहों को द्वितीयक समूह हम कहेंगे जिन सदस्यों के मध्य जो है संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। यह परिभाषा लुंडबर्ग ने दी है। अगली परिभाषा फेयरचाइल्ड के अनुसार, फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक जनरल सोशियोलॉजी 1934 में, यह इनकी बुक आई थी जनरल सोशियोलॉजी 1934, इसमें इन्होंने द्वितीयक समूह के बारे में कहा है। समूह का वह रूप जो सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह कहते हैं। इन्होंने कहा है कि वह एक ऐसा समूह जो सामाजिक संपर्क तथा औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से, इसमें जो इम्पॉर्टेंट शब्द है फेयरचाइल्ड की परिभाषा में वो ये है कि प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न है, द्वितीयक समूह कहते हैं। अगली परिभाषा है चार्ल्स कूले की। इनकी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी और इन्होंने परिभाषा दी है द्वितीयक समूह के बारे में। कहा है ये ऐसे समूह हैं जो घनिष्ठता रहित होते हैं और इनमें प्रायः अन्य प्राथमिक जो प्राथमिक समूह है और अर्ध प्राथमिक समूह, जो प्राथमिक समूह की विशेषता होती है और जो अर्ध प्राथमिक समूह की विशेषता होती है, ये सभी जो है द्वितीयक समूह में नहीं पाया जाता है, इनका अभाव रहता है। एक और परिभाषा दी है चार्ल्स कूले ने। ये दोनों परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इन्होंने दो परिभाषाएं दी हैं। द्वितीयक समूह वैसे समूह है जिसमें घनिष्ठता का पूर्तिया, वही परिभाषा है, सिर्फ इसमें 2-4 वर्ड जो हैं वो थोड़ा अलग हैं, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। जिसमें घनिष्ठता का पूर्तिया अभाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं को जो अधिकांश प्राथमिक और आभासी समूह, चाहे अर्ध प्राथमिक समूह पूछ ले या आभासी प्राथमिक समूह पूछ ले, तो ये सेम है, पाई जाती है। ये दोनों परिभाषाएं सेम है, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये चार्ल्स कूले ने द्वितीयक समूह के बारे में कहा है। उपर्युक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के, जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित, अस्थायी प्रकार के, विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। मतलब इन समूहों में, द्वितीयक समूह में जो हमें पद मिला होता है, जो हमारी स्थिति होती है, जो हमारी परिस्थिति या पद होता है, तो उसे आज वो परिस्थिति, वो पद मेरे पास है, जब मैं उस पद की योग्य नहीं हूँगा, उससे योग्य व्यक्ति मिल जाएगा, तो वो मेरे पद को हस्तांतरण करके उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। और यहाँ पर होगा ये संबंध औपचारिक, यहाँ पर होगा औपचारिक। औपचारिक प्रकार के, जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित, अस्थायी प्रकार के होते हैं द्वितीयक समूह, विशेष हितों पर आधारित होते हैं। और द्वितीयक समूह में हमारे जो पद या हमारी परिस्थिति होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती रहती है।
सभी द्वितीयक संपर्क समझौते की प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के संपर्क में सदस्य समझौते की शर्तों के अनुसार बंधे होते हैं। सदस्यों के व्यवहार में औपचारिक नियम, विधियां एवं परंपराएं पाई जाती हैं। इनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य समझौते की शर्तों द्वारा निर्धारित होते हैं। इन समूहों का संगठन योजनाबद्ध प्रकार का होता है। मतलब कि ये जो है समझौते की प्रकृति, इनकी प्रकृति, द्वितीयक समूह की जो प्रकृति है वो समझौते पर आधारित होती है। इन समूहों में सदस्य वो किसी न किसी शर्त के अनुसार बंधे रहते हैं और इनमें सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक नियम, विधियां, परंपराएं ये सब अपनाई जाती हैं। और इन समूहों का संगठन, इन समूहों को जो निर्मित किया जाता है, द्वितीयक समूहों का निर्माण किया जाता है, तो वो सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। द्वितीयक समूह के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि सदस्यों में समूह के प्रति कुछ अपनत्व। आगे कहा गया है कि द्वितीयक समूह तभी चल सकता है जब उनमें अपनत्व हो। द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें अपनत्व हो, त्याग की भावना हो, निष्ठा का भाव हो। मतलब द्वितीयक समूह में ये सभी चीज़ें नहीं पाई, लेकिन एक कुछ हद तक इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कोई विश्वविद्यालय है, उसमें जो अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, अगर अध्यापक सोचे कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मुझे इसके बारे में सोचना है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है, तो क्या उस विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो द्वितीयक समूह में भी अपनत्व होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, द्वितीयक समूह के प्रति निष्ठा की भावना होनी चाहिए। इसके अभाव में, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो इनके अभाव में विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ भी ये द्वितीयक समूह में आता है। लेकिन जो श्रमिक अपने हित के लिए संगठित होते हैं, अगर पूरे श्रमिक जो है वो अपने हित के लिए संगठित ना हो, कुछ दूसरी बात सोचें, तो क्या जो श्रमिक संघ जिस हित के लिए संगठित हुए वो हित की पूर्ति होगी? नहीं होगी। राजनीतिक दल पूर्ण कुशलता के साथ काम नहीं कर सकते। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने बताया है कि समूह में निष्ठा और एकात्मकता अपने आप में विकसित नहीं होती है। किंग्सले डेविस ने कहा है कि इन समूहों में ये सब जो गुण हैं वो अपने आप नहीं आते हैं, बल्कि ये सब संचार के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विकसित होते हैं। द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं, अगर उनका बचपन में समाजीकरण सही ढंग से ना हुआ हो, तो वो जिस निष्ठा के साथ वो द्वितीयक समूह में जिस कार्य के लिए लगे हैं, तो अगर उनका समाजीकरण ही गलत हुआ है तो क्या वो द्वितीयक समूह के साथ उस निष्ठा के साथ जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे संचार के द्वारा जो निकट व्यक्तिगत संबंधों में पाया जाता है, इस कारण बड़े द्वितीयक समूह के अस्तित्व के लिए प्राथमिक समूह भी अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, द्वितीयक समूह अगर काम कर रहा है, अगर द्वितीयक समूह सफलता की ओर बढ़ रहा है, तो इसके पीछे प्राथमिक समूह का बहुत बड़ा हाथ है। प्राथमिक समूह में मैं के स्थान पर हम की भावना से प्रेरित होता है। यहाँ व्यक्ति में अनेक मानवोचित गुण जैसे प्रेम, सहानुभूति, दया, त्याग आदि का विकास होता है, जिनकी आवश्यकता द्वितीयक समूह में भी रहती है। यदि प्राथमिक समूह में व्यक्ति का समाजीकरण उत्तमता के साथ हुआ है, तो वह द्वितीयक समूह के कार्य संचालन में अधिक सफल हो सकता है, अधिक सक्रियता के साथ उसमें भाग ले सकता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए चार्ल्स कूले ने
चार्ल्स कूले ने ये जो कथन दिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसे कहीं लिख लीजिएगा। चार्ल्स कूले ने कहा है कि चार्ल्स कूले ने परिवार को समाज का आधार माना और क्रीडा समूह को भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय माना है। ये जो एक लाइन है चार्ल्स कूले ने दी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसे ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो इन्होंने कहा है कि परिवार जो है समाज का आधार है। परिवार में जो हमें गुण मिलता है, मतलब हमें आदान प्रदान की जो शिक्षा दी जाती है, समाजीकरण हमारा जो होता है, तो परिवार को ही इन्होंने समाज का आधार माना है। मतलब परिवार न हो तो समाज में व्यवस्था बनी ही नहीं रहेगी। और क्रीडा समूह को इन्होंने भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय माना है। द्वितीयक समूह की विशेषताएं। ये समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। अगली विशेषता है इन समूहों में द्वितीयक समूह का निर्माण जो है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। तो कभी कभी इन उद्देश्यों की पूर्ति की होने के बाद द्वितीयक समूह जल्दी खत्म हो जाता है, और कभी कभी ये ज़्यादा दिन तक, मतलब ये अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। तो इनका निर्माण जो है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता है इनका आधार प्राथमिक समूहों की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। ये समूह व्यक्ति के जीवन में किसी पहलू विशेष से संबंधित होते हैं, अतः ये व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को साधारणतः प्रभावित कर पाते हैं। इन समूहों में सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री में बहुत तरह के काम होते हैं, तो जिसे जो काम आता है उसी हिसाब से उसे वो पद दिया जाता है। तो मतलब यही है कि वहाँ पर उत्तरदायित्व सीमित होते हैं, मतलब हमें जिस काम के लिए रखा गया हम वही काम करेंगे, मल्टीपल काम हम नहीं करेंगे। अगला है इनमें संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं जो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर बनते हैं। संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति के बजाय परिस्थिति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं, बल्कि जो उसकी परिस्थिति होती है, जिस पद पर वह काम कर रहा होता है, उसकी परिस्थिति को महत्व दिया जाता है द्वितीयक समूह में। यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ के संबंध होते हैं। छुओ और जाओ, द्वितीयक समूह के बारे में छुओ और जाओ के बारे में बोगार्डस ने कहा है। बोगार्डस ने कहा है कि द्वितीयक समूह ये छुओ और जाओ के संबंध पर आधारित होता है, टच एंड गो पर। अगला है ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता है। इनके द्वितीयक समूह की जिसके लिए वो स्थापित होते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, तो ये इनका विकास, द्वितीयक समूह का विकास स्वतः नहीं होता है, बल्कि हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हम उस लक्ष्य के लिए द्वितीयक समूह की स्थापना करते हैं। जैसे ही आवश्यकताएं बदलती हैं, उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है।
द्वितीयक समूह के कुछ प्रकार्यात्मक पक्ष हैं और कुछ अप्रकार्यात्मक पक्ष हैं। तो प्रकार्यात्मक पक्ष में क्या है? सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक है। द्वितीयक समूह ही वो कड़ी है जो सामाजिक परिवर्तन लाती है और व्यक्ति को प्रगति की ओर अग्रसर करती है। द्वितीयक समूह में प्रथाओं, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से छुटकारा मिलता है। इन समूहों में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से परिचित होता है और उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करता है। ये समूह व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा की ओर प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। अपने भविष्य के लिए आशावान बनाते हैं। व्यक्ति को अपने प्रयत्नों के आधार पर नवीन परिस्थितियां अर्जित करने के लिए नए नए अवसर द्वितीयक समूह प्रदान करते हैं। अगली विशेषता है व्यक्ति में जागरूकता पैदा करना। तो द्वितीयक समूह जो होते हैं ये व्यक्ति और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये व्यक्ति के विवेक को जागृत करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण अपनाने में उनकी सहायता करते हैं। इन समूहों के माध्यम से व्यक्ति में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की भावना का विकास होता है और इन्हीं समूहों के माध्यम से ही स्त्रियां भी प्रगति की ओर अग्रसर हुई हैं। अगला है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहन। ये समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं। उन्हें मतलब वो जिस काम के योग्य होते हैं उन्हें उस काम करने के लिए उन्हें योग्य बनाते हैं और अगर जो जिस काम के लिए निपुण है तो वो द्वितीयक समूह उन्हें पुरस्कृत करता है और अगर कोई गलत काम वो करता है तो उन्हें दंड भी देने की क्षमता द्वितीयक समूह रखता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। तो आज के जटिल औद्योगिक समाज में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है। मतलब प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, धर्म, ये सभी इन सब का आज के औद्योगिक समाज में इन सब का उतना महत्व नहीं है। ये सब समाज में उतना नियंत्रण नहीं बना पा रहे हैं जितना कि पुलिस, अदालत, कानून, प्रशासनिक संगठन। तो सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि में द्वितीयक समूह की बहुत बड़ी भूमिका है। तो द्वितीयक समूह के कुछ प्रकार हैं तो कुछ अप्रकार भी हैं। उपर्युक्त विवेचन से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि द्वितीयक समूह सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से पूर्णतः प्रकार्यात्मक ही है। मतलब हमने अब तक द्वितीयक समूह के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि द्वितीयक समूह सिर्फ प्रकार ही करता है। वास्तविकता यह है कि इनका अप्रकार्यात्मक पक्ष भी है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ने से महानगरीय क्षेत्र में द्वितीयक समूह के योग से बृहद समाज उभर कर सामने आया है। आज के इस औद्योगिक और नगरीकरण युग में एक बृहद समाज जो सामने आया है जिसमें व्यक्ति हमेशा लाखों करोड़ों की भीड़ में रहता है लेकिन फिर भी वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसमें सूनापन लगता है, उसमें आत्मीयता नहीं दिखाई देती है। जहाँ देखो घनिष्ठता का अभाव रहता है। व्यक्ति समाज में रहते हुए भी, लाखों की भीड़ में रहते हुए भी अलगाव महसूस करता है। तो द्वितीयक समूह के जो है ये सब अकार्य हैं। द्वितीयक समूह हमें मानसिक असुरक्षा उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर हम किसी फैक्ट्री में, मान लीजिए कि हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं और किसी कारणवश अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, हम जीवन भर के अपाहिज हो जाए, तो क्या जीवन भर द्वितीयक समूह हमारा साथ देगा? नहीं देगा।
तो यहाँ पर बीर स्टेड ने बताया है कि यह बार बार सिद्ध किया जा चुका है सर्वप्रथम महान फ्रेंच समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम के द्वारा कि उनमें आत्महत्या की सर्वाधिक मात्रा होती है। इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि आत्महत्या की मात्रा उस समाज में ज़्यादा होती है जहाँ पर प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिथिल होते हैं। स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक संबंधों का अत्यधिक महत्व है। प्राथमिक समूहों में व्यक्ति घनिष्ठता एवं आमने सामने के वैयक्तिक संबंधों में एक दूसरे से इस प्रकार बंधा रहता है कि वह अपने जीवन में एकाकीपन का अनुभव नहीं करता है, अपने को अकेला नहीं पाता है। इन सब बातों से द्वितीयक समूह के जो आकार हैं, तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है व्यक्ति के जीवन में जो स्थान प्राथमिक समूह का है वो द्वितीयक समूह कभी नहीं ले सकता है। यही कारण है कि बड़े बड़े द्वितीयक समूहों में प्राथमिक समूह बन जाते हैं, मित्रों के समूह बन जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि जटिल समाजों में द्वितीयक संबंधों का विकास न तो प्राथमिक समूह की आवश्यकता को कम कर सकता है और न ही इसकी सदस्यता को। तो इसका मतलब ये है कि द्वितीयक समूह में किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ मात्रा में प्राथमिक संबंध का निर्माण हो ही जाता है, जिससे कि द्वितीयक समूह का जो जिस लक्ष्य के लिए वो बना रहता है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति तक द्वितीयक समूह कारगर रहता है। और अगर प्राथमिक समूह न बन पाए तो द्वितीयक समूह का चलना मुश्किल होता है। प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर। तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह की परिभाषा के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, प्रकृति एवं महत्व के आधार पर ज्ञात होता है कि इन दोनों में स्पष्ट भेद दिखाई देता है। तो प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों के मध्य शारीरिक समीपता पाई जाती है, द्वितीयक समूह में शारीरिक समीपता हो भी सकती है और नहीं भी। प्राथमिक समूह में सदस्यों में संबंधों में निरंतरता पाई जाती है। प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं और द्वितीयक समूह में संबंधों में निरंतरता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, द्वितीयक समूहों में संबंध औपचारिक प्रकृति के होते हैं। और प्राथमिक समूह में संबंध ये जो है स्वतः निर्मित होते हैं, हमें कोई बाध्य नहीं करता है। और द्वितीयक समूह में संबंध जानबूझकर बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध पूर्ण होते हैं, द्वितीयक समूह में संबंध विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध वैयक्तिक होते हैं, द्वितीयक समूह में अवैयक्तिक होते हैं। ऐसे समूह में नियंत्रण प्राथमिक एवं अनौपचारिक साधनों द्वारा होता है और द्वितीयक समूह में नियंत्रण औपचारिक साधन के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक समूह में संबंध ये साध्य होते हैं, द्वितीयक समूह में संबंध साध्य न होकर बल्कि साधन होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह में, जैसे कि प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य है, द्वितीयक समूह अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक समूह ये जो है ज़्यादातर सरल समाजों में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण और आदिम समाज में, और द्वितीयक समूह ये जटिल और नगरीय आधुनिक समाज की देन है। और प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, द्वितीयक समूह में हम की भावना का अभाव होता है। इनके संबंध मन से और दिल से जुड़े होते हैं प्राथमिक संबंध के, और द्वितीयक समूह में ये दिखावे के होते हैं। और प्राथमिक समूह में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जो है वो प्राथमिक समूह से जुड़ा रहता है, और द्वितीयक समूह में
कुछ टाइम के लिए जुड़ाव होता है द्वितीयक समूह से, और प्राथमिक समूह में आमने सामने का संबंध होता है और द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं द्वितीयक समूह के। तो इसके बाद जान लेते स्टीवर्ट एवं गिलिन ने, इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के भेद के बारे में 2 महत्वपूर्ण बात बताएं। ये पूछा जा सकता है। स्टीवर्ट एवं गिलिन ने जो है प्राथमिक और द्वितीयक समूह के अंतर करके 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है इन्होंने। पहला है प्राथमिक व द्वितीयक समूह केवल आदर्श प्रारूप होते हैं जिनका उद्देश्य अध्ययन और विश्लेषण को सुगम बनाना है। वास्तविक जीवन में अधिकांश संबंध न तो प्राथमिक होते हैं और न ही द्वितीयक ही, वरन उनमें दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है। प्राथमिक समूहों का निर्माण द्वितीयक समूहों से होता है। सेना, विद्यालय, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, उद्योग द्वितीयक समूह हैं, जिनमें अनेक छोटे छोटे प्राथमिक समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, ये सभी देखे जा सकते हैं। तो ये 2 बातें स्टीवर्ट एवं गिलिन ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में बताई थी। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।